हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। और हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें ये दूसरा पार्ट है। और हम लोग पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन समझा था हम लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोग अपना चैप्टर मेन रूप से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से डोबनाइनर्स के लॉ से शुरू करेंगे। पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले साइंटिस्ट डोबनायरन ही आए थे, फिर न्यूलैंड आए, फिर उसके बाद मेंडलीव आए और फिर हेनरी आए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि आखिर डोबनायरन ने कैसे शुरुआत की, कैसे चीजों को अरेंज किया, किस तरीके से उन्होंने पीरियोडिक लॉ बनाया और क्यों फेल हुआ, उसके भी बारे में बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग यहां से। जिन लोगों ने के पास भी नोट्स नहीं है, प्लीज नोट्स जरूर बनाना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, नहीं बनाओगे बहुत पछताओगे। ठीक है ना, इसको जो छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे। वो गाना सुना है ना आपने कि मुझे तू जो छोड़ के जाएगी बड़ा पछताएगी। तो ये भी ऐसी चीजें हैं कि इनको अगर तुमने छोड़ दिया, अगर सोफे पे लेटे हो, बेड पे लेटे हो और सोच रहे हो वैसे ही देख लेंगे और चलो हो जाएगा, तो इसको छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग दूसरे पार्ट से। और डोबनाइनर्स ट्रेंड, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि डोबनाइनर जो थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें की प्रॉपर्टी जो है सो सिमिलर है। मतलब कि उस समय तक जितने भी एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, उसमें से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी एक तरह की थी। तो उन्होंने क्या किया कि तीन तीन का ग्रुप बनाया। कितने लोगों का? तीन तीन का उन्होंने ग्रुप बनाया और बोला कि इसी तीन में हम एक ग्रुप में तीन एलिमेंट्स रखेंगे। एक ग्रुप में हम कितने एलिमेंट्स रखेंगे? एक ग्रुप में हम तीन तीन एलिमेंट्स रखेंगे और उन तीनों की प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, जैसे इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी रहेगी। इसीलिए इनका नाम दिया गया ट्रेड्स, इसीलिए कहा जाता है डोबराइनर्स ट्रेड्स पीरियोडिक लॉ। तो वही मैंने बात यहां पर भी लिख रखी है, आप लोग यहां से नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, इन्होंने कहा क्या, इन्होंने मेन रूप से क्या कहा वो जरा सुनिए। इन्होंने मेन रूप से यह कहा कि इसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के आधार पर रखेंगे। मतलब ए का एटॉमिक मास सबसे कम, बी का उससे ज्यादा, सी का उससे ज्यादा। ठीक, और जो बीच वाला होगा, बीच वाला जो एटम होगा, बीच वाला जो एलिमेंट होगा, इसका एटॉमिक मास जो होगा वो ए और सी, ऊपर और नीचे वाले का अरिथमेटिक मीन होगा। अरिथमेटिक मीन आप सभी लोग जानते हो ना, क्या होता है? ऊपर नीचे दोनों को जोड़ दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो। अगर पूछा जाए कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो आप जानते हो कि सबको जोड़ दो और डिवाइडेड बाई जितने नंबर है उतने से डिवाइड कर दो। तो यहां पे अगर हम बीच वाले की बात कर रहे हैं तो दो बचे हैं, तो दोनों को जोड़ दो और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो इन्होंने मेन रूप से यही बात कही। तो ये बात मैंने यहां पे लिख रखी है, जो बच्चे के पास नोट्स ना हो इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने कहा, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses, जब एलिमेंट्स को हम लोग एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, तो ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप जो होगा, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगे। और उन्होंने आगे यह भी कहा कि जो एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट होगा और जो बीच वाले का, मिडिल वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा? वो इक्वल होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिथियम को, सोडियम को और पोटेशियम को एक ग्रुप में रखा। ठीक है, और इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के आधार पर रखा। जैसे लिथियम को उन्होंने पहले रखा जिसका एटॉमिक मास होता है 6.9 यू, यू बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सोडियम का होता है 23.0 यू और पोटेशियम का होता है 39.0 यू। तो इन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे रखा और कहा कि ये तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी और बीच वाले का एटॉमिक मास जो होगा ऊपर और नीचे का अरिथमेटिक मीन होगा। जैसे आप निकाल के देख भी सकते हो, 6.9
प्लस 39.0 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जरा करके देख लो, ये कितना आएगा। यहाँ पे तो 9 आया, और यहाँ पे 9 और 6 15, 5 और 3 1 4 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर इसको हम 46 भी मान ले, क्योंकि 45.9 है तो इसको हम 46 मान सकते हैं। डिवाइडेड बाई 2 किया तो 23.0, तो आ गया ना सोडियम। तो इन्होंने यही बोला था कि ऐसे हम लोग रखेंगे, ट्रेड्स के रूप में रखेंगे, और 3-3 का ग्रुप बना के रखेंगे, और बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो ऊपर और नीचे का अरिथमेटिक मीन होगा। ठीक है, तो इन्होंने एक तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल दिया था, इन्होंने दिया था, किन्होंने, डोमिनायर ने, और इसके अलावा और भी दिया था, और इन्होंने 2 और दिए थे। एक इन्होंने दिया था, दूसरा इनका था कैल्शियम, एसआर और बैरियम, ये ग्रुप नंबर 2 के हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास जो होता है ये होता है 40.1, एसआर का होता है 87.6 और बीए का होता है 137.3 यू। तो ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में है। और देखो बीच वाले का अगर तुम देखोगे तो मैं 40 प्लस 1 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, तो देखो 314 7 यहां आ जाएगा, 4 3 7 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको जरा करो तो 2 8 16, फिर 2 8 16, 16, हाँ 2 8 16, और उसके बाद 2 7, मतलब 88.7, जो कि अप्रोक्सीमेटली 87.6 के बराबर कहा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने भी अप्रोक्सीमेटली ही कहा था, इन्होंने ये नहीं कहा था कि एक्यूरेट ही आएगा, अप्रोक्सीमेट आ सकता है। तो आ गया ना बीच के बराबर। तो इनका ये दूसरा था। तीसरा इनका एग्जाम्पल था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन का आप एटॉमिक मास देखो तो 35.5 यू है, ब्रोमीन का आप देखो तो 79.9 यू है, और जब आयोडीन का देखो तो 126.9 यू है। जरा इसका बीच का निकाल के देख लो एक बार जरा निकाल के देखो, तो ये आ गया 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाई 2। ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 4, 6 5 11 12 पॉइंट, यहाँ आएगा 12 का 2 आ गया, और 3 2 5 1 6 और 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई अगर जब हमने 2 किया तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ गया, एक ये आ गया और ये 2 आ गया यू। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, 2 8 8 1 2, यानी 81.2 आया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 79.9 यानी 80 यू लिखा है, तो ये 81 आया, मतलब लगभग बराबर ही मानो ना, लगभग अप्रोक्सीमेट आ गया। तो इन्होंने बस यही 3 सही साबित कर पाए। एक और इन्होंने सही साबित कर दिया था, जो कि बाद में देखा गया था, एस, एसी और टीई। ये चौथा जो था, ये चौथा इन्होंने जो ग्रुप बनाया ये भी सही साबित हुआ। इसके अलावा ये बाकी एलिमेंट्स को सही साबित नहीं कर पाए। ठीक है, आप बाकी कोई भी रैंडम 3 उठाइएगा, 3 लगातार एटॉमिक मासेस में, और करके देखिएगा बीच वाला जो है अरिथमेटिक मीन के बराबर नहीं आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जैसे इन्होंने जो बनाया था ग्रुप वो भी सही साबित नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी इन्होंने 3 3 6 3 9 और बाद में ये 3 12 तो सही साबित हुए। शुरुआत तो हुई, अरे शुरुआत तो हुई ना यार, इन्होंने कुछ तो किया। इन्होंने कम से कम इतना तो बता ना दिया कि हाँ भैया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। वो तो हम लोग आज भी पढ़ते हैं कि हे लीना कर रब से फरियाद, ग्रुप नंबर 1 में जो होता है वो सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आई बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये भी ग्रुप नंबर 2 में है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप नंबर 17 का है। तो कम से कम शुरुआत तो किया उन्होंने, भले उन्होंने 3 4 ही बताए हों, लेकिन शुरुआत तो किया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, तो जो डोबनायर थे इन्होंने ये सारी चीजें बताई, और इन्होंने बोला कि ऐसे 3 3 का ग्रुप बनाएंगे तो हमें सिमिलर प्रॉपर्टी मिलेगी, और बीच वाले का एटॉमिक मास बाकी 2 के सम के बराबर होगा, अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा, अगल बगल के 2 के। लेकिन ये कुछ एलिमेंट्स पर ही हो पाया था, कुछ एलिमेंट्स पर ही लागू हो पाए थे।
बाकी सब पे लागू नहीं हो पाया था, इस कारण से ये फेल हो गया। तो कोई पूछे कि भैया इनकी क्या लिमिटेशंस थी, मतलब ये क्यों फेल हो गया, डोबेनायरर का लॉ जो था वो क्यों फेल हो गया, तो आप लोग क्या लिखोगे, डोबेनायरर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स, सिर्फ 3 ट्रेड्स ही बना पाए थे, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, फ्रॉम द एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उस समय जितने भी एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे उन सारे में से मात्र 3 ही ट्रेड बना पाए। तो हिज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाज नॉट मच सक्सेसफुल। ठीक है ना, बाद में देखा गया तो जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल ले लोगे 3 रैंडम का तो वो सही साबित नहीं हो पाया था, तो इसीलिए इन्होंने मात्र ये 3 ट्रेड ही बना के दिखा पाए थे, इसीलिए ज्यादा सही साबित नहीं हो पाया था। तो आप ये बता सकते हो, ये लिख सकते हो लिमिटेशंस में। ओके, चलो इसके बाद मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि 1866 ईस्वी में आए थे न्यूलैंड्स, जो कि एक संगीतकार मिजाज के व्यक्ति थे। ठीक है, जिनको कि गाने बजाने का शौक था और नॉलेज भी था, इनको हमारी जो म्यूजिक टोन होती है उसका नॉलेज था। उसी के आधार पे इन्होंने उस समय तक 56 एलिमेंट जो खोजे जा चुके थे 1866 तक, इन्होंने कहा कि अगर हम उन 56 एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो क्या होगा, तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के बराबर होगी, पहले एलिमेंट के जैसे होगी, पहले एलिमेंट के जैसे होगी। तो मैंने ये सारी बातें यहां लिख रखी है कि न्यूलैंड ने अरेंज किया था एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, और ही स्टार्टेड फ्रॉम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है ना, उसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है, तो यहां से उन्होंने स्टार्ट किया था और थोरियम तक गए थे जो कि 56 एलिमेंट है, क्योंकि उस समय तक 56 ही एलिमेंट खोजे जा चुके थे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है, इसीलिए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। क्यों ऑक्टेव्स कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि 8वां एलिमेंट जो है सो पहले के बराबर हो जाएगा, पहले के जैसे हो जाएगा, तो इसीलिए इनका नाम हम लोगों ने ऑक्टेव्स दे दिया था। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इनके लॉ को कहा जाता है। When atoms are arranged in order of increasing of their atomic masses, जब हम लोग एटॉमिक मासेस के बढ़ते हुए क्रम में एटम्स को अरेंज करेंगे तो जो द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई कि पहला 8वें एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो पहले के बराबर होगा। और देखो जैसे इनका टेबल देखो, टेबल देखोगे तो और मजा आएगी, देखना जरा टेबल। मैंने ऊपर एक लाइन कुछ लिख रखा है, he compared this to the octaves found in music, therefore he called it the law of octaves। वहीं जो मैंने आपको बोला ना कि इन्होंने म्यूजिक से कंपेयर किया था, जैसे कि हमारे म्यूजिक में होता है ना सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आ जाता है 8वां, तो इसीलिए इन्होंने उसी से कंपेयर किया था और इसीलिए इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है। कोई पूछे तो आप ये बता सकते हो। तो देखो ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स है जिसमें कि म्यूजिक के टोन्स के आधार पर इन्होंने एलिमेंट्स को रखा था। ये आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, सा रे गा मा पा धा नी और फिर से आ जाएगा सा, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सुनने आपने। तो ये जो है सो इंडियन स्टाइल में है जो हम लोग अपना यूज करते हैं। और जो नीचे वाला आप देख रहे हो ना, ये है वेस्टर्न, जो वेस्ट के लोग होते हैं ना, वो वेस्ट के लोगों का ये स्टाइल है, डो रे मी फा सो ला टी, डो रे मी फा सो ला टी, डो रे सी, पता नहीं कैसे गाते हैं, मुझे तो खुद नहीं मालूम। तो ये जो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड्स जो थे वो वेस्ट इलाके के थे, वेस्ट की तरफ के थे, तो उन्होंने इसके आधार पर दिया था और हम लोग सारे गामा पर उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इन्होंने देखो इन्होंने क्या बोला कि ये हाइड्रोजन का सबसे हल्का होता है 1 नंबर, उससे भारी लिथियम, उससे भारी बेरिलियम, उससे भारी बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से भारी होता है फ्लोरीन। तो चूंकि फ्लोरीन अब आ गया 8वां एलिमेंट, 3 3 6 7 8वां एलिमेंट, तो इसको पहले के जैसा रखो, मतलब कि इसको यहां पे लाके रखो। इन्होंने यही कहा कि जो 8th एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी के जैसा होगा। तो इन्होंने इस तरीके से अपना टेबल बनाया था।
ठीक है, तो ये टेबल भी आप देखो, अगर कंपेयर करो, आप सुनो, ऐसा करो, इसको कंपेयर करते हैं, देखो इसको कंपेयर करते हैं आज के पीरियोडिक टेबल से। तो जरा ध्यान से देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 में आ गया ना, ये आ गया ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो ये सही साबित हो गया। ठीक है, सही साबित हो गया। और देखो, लेकिन कोबाल्ट और रुबिडियम सही साबित नहीं हुए। अच्छा, ये फ्लोरीन और क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये भी लगभग एक जैसे हैं। हाइड्रोजन भी H-1 बनाता है, फ्लोरीन भी -1 बनाता है, क्लोरीन भी -1 बनाता है, ब्रोमीन भी बनाता है, लेकिन यहां पे कोबाल्ट और निकिल को उन्होंने रख दिया, जो कि आज के समय में हम लोग जानते हैं कि ये यहां पे रखना सही नहीं है, इसको कहीं दूसरी जगह होना चाहिए। तो ये उनकी लिमिटेशंस थी, ये उनकी कमी थी। ठीक है, फिर देखो, ये बेटा मांगे कार, स्कूटर, लेकिन यहां पे उन्होंने जिंक रख दिया, ये सबसे बड़ी कमी थी। देखो, बोरोन और एल्युमिनियम सही रखा, लेकिन क्रोमियम को, वाई को, ये सारा गलत रख दिया। वैसे ही कार्बन और सिलिकॉन उन्होंने सही रखा, लेकिन इसका नीचे का उन्होंने गलत रख दिया। ठीक है, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस सही रखा, फिर नीचे गलत, और ये ऑक्सीजन और सल्फर भी सही रखा, उसके नीचे का गलत। तो यानी कि इन्होंने ऊपर के जो एलिमेंट्स थे ना, जो ऊपर के एलिमेंट्स थे, शुरुआती एलिमेंट्स थे, जिनका मास कम था, यानी कि हम कह सकते हैं जो कि हल्के एलिमेंट थे, यानी कि जो लाइटर एलिमेंट्स थे, उसको इन्होंने सही सही तरीके से रखा है। आप देखो तो ऊपर की तरफ जितने एलिमेंट्स हैं, उसको इन्होंने सही सही रखा है। आप देख रहे हो, ऊपर के जो भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स, इसको इन्होंने कितना सही से रख दिया, इसमें कोई कमी नहीं है ना, जबकि नीचे में कमी आने लगी। तो न्यूलैंड ने भी जो 56 एलिमेंट उस समय थे, उसमें से लगभग 20 को सही तरीके से रख दिया था इन्होंने, लेकिन बाकी को नहीं रख पाए। तो इस कारण से इनका लॉ भी हो गया फेल। क्या मेरी बात सभी समझ गए? इनका लॉ भी फेल हो गया, ये बेचारे भी उदास हो गए, लेकिन फिर भी इनके योगदान के लिए एक बार तो मतलब दिल से सैल्यूट बनता है कि इन्होंने कम से कम 20 को तो बताया। हम और आप होते तो बता पाते क्या? देखो, हम और आप इतना मेहनत करते क्या? हम लोग सोचते क्या कि अरे कोई चीज है, जरा देखते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखते हैं वो क्या करता है। कुछ कर पाते क्या ऐसा? हम लोगों का दिमाग आलतू फालतू कामों में ज्यादा चलता है, इन सब चीजों में नहीं चलेगा। तो इनके लिए इतना तो रिस्पेक्ट है ही कि इन्होंने कम से कम 20 तक को खोजा। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि इनकी लिमिटेशंस क्या क्या थी, मतलब इनका जो लॉ था वो क्यों फेल हो गया, किस कारण से फेल हो गया, तो आप लोग क्या बताओगे कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है was applicable only up to कैल्शियम, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही सही साबित हो पाया, उसके बाद ये गलत साबित होने लगा। ठीक है, इट मींस, इसका मतलब यह है कि दिस लॉ वर्कड वेल विथ लाइटर एलिमेंट्स ओनली, यानी कि ये जो लॉ है, न्यूलैंड्स का लॉ है, ये सिर्फ हल्के एलिमेंट्स के लिए ही सही साबित हो पाया। कैल्शियम तक हल्के ही हैं, उनका एटॉमिक मास कम होता है, लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता गया, वैसे वैसे इनका लॉ जो है वो सही साबित नहीं हुआ। तो ये बात याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किस एटम या एलिमेंट तक न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सही साबित हुआ। ठीक है ना, ये भी पूछा जा सकता है। न्यूटन एज्यूम्ड ओनली 56 एलिमेंट्स, न्यूटन ने एज्यूम किया था कि सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। न्यूटन ने यह भी बोल दिया था, उसे लगा कि इसके बाद कोई एलिमेंट अब आएगा ही नहीं, कि देखो कितना कॉन्फिडेंस है उनमें। मतलब उस समय तक 56 एलिमेंट थे, तो उन्हें लगा कि इसके बाद थोड़ी ना अब होगा। उन्होंने सोचा बस ये 56 एलिमेंट्स ही नेचर में होते हैं, समझ गए सभी लोग। लेकिन बाद में हमने क्या देखा, बाद में बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज हुई, तो इस कारण से भी उनका लॉ जो है वो फेल हो गया। कॉन्फिडेंस देख रहे हो, उन्होंने क्या कहा, मात्र 56 एलिमेंट्स ही हैं नेचर में भैया, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन बाद में तो और भी ज्यादा मिले, 98 अभी तक खोजे जा चुके हैं। अच्छा, मैंने जैसे पीछे भी बताया कि कोबाल्ट और निकिल जो है, उसको फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के ग्रुप में रख दिया था इन्होंने। देख रहे हो इधर पीछे, यहां पे कोबाल्ट और निकिल को, जबकि इसको होना किधर चाहिए, आयरन के साथ होना चाहिए, लेकिन इन्होंने रख किधर दिया था, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में। इस कारण से भी इनका लॉ जो है वो फेल होने लगा। ठीक है, तो मैंने ये भी बात लिख रखी है कि विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू कोबाल्ट एंड निकिल,
फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की प्रॉपर्टी अलग होती है, कोबाल्ट निकिल की अलग होती है। आज के दौर में हम लोग यही बात जानते हैं, तो इस कारण से इनका लॉ फेल हो गया। आयरन जो है, आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकिल की जैसी होती है, लेकिन इसको कोबाल्ट और निकिल से बहुत दूर रख दिया उन्होंने। आयरन की प्रॉपर्टी जो होती है कोबाल्ट और निकिल के आसपास मिलती जुलती होती है, लेकिन इन्होंने आयरन को कहीं रख दिया, कोबाल्ट निकिल को कहीं रख दिया, तो इस कारण से इनका लॉ जो है सो फेल हो गया। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो, इसके अलावा भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन मेन यही 4 पॉइंट्स हैं। एग्जाम में अगर आए कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है और उसकी लिमिटेशंस क्या है, मतलब वो क्यों फेल हो गया, तो आप लोग वो बातें लिख देना जो मैंने पिछले बताई थी, और उसके बाद ये चारों लिमिटेशंस लिख देना। आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। नंबर कटेगा तो आप मेरे पास कॉल करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है सो काफी लंबा है, एक लेक्चर पूरा ले लेगा, 20-25 मिनट का समय। तो अगले लेक्चर में हम लोग वो देखेंगे। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो बहुत ज्यादा सही साबित हुई थी, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझते हुए और मस्ती के साथ पढ़ेंगे। और उसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे समझानी है, कुछ क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, तो आप लोग उसको देखना। एक छोटी सी काम आप लोग यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है ना वो आप लोग अब कर सकते हो। देखो, मैंने आप लोगों को डोबनाइनर्स, बाबा और न्यूलैंड्स तक पढ़ा दिया, तो आप लोग ये 3 क्वेश्चन अब कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से मैं यहां से शुरू करूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं यहां से शुरू करूंगा, तो आप लोग ये पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन अब कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया है वही है, आप देख लो लिमिटेशंस क्या थी डोबनाइनर्स की, न्यूलैंड्स की लिमिटेशंस क्या थी। डिड डोबनाइनर्स ट्रेड आल्सो एग्जिस्ट इन कॉलम्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। ये अब आप सोचना, जो न्यूलैंड्स ने अपना बनाया था, क्या उसमें डोबनाइनर का भी तीनों जो थे वो हैं क्या? हैं, तुम देखना, खोजना, तुम्हें मिल जाएंगे। देखो मैं खोज के दिखा भी देता हूं, तुम लोग गधे पता नहीं देख पाओगे कि नहीं। देखो मैं खोज के दिखा देता हूं, ऊपर की तरफ होगा ना। देखो ये डोबनाइनर का है बा, देखो फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये डोबनाइनर ने भी बताया था, आयोडीन बताया था, सॉरी आयोडीन बताया था उन्होंने, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन बताया था, ओके। तो आयोडीन भी आगे खोजी हुई होगी तो यहीं पर आएगी मेरे ख्याल से। तो चलो इन्होंने 2 को तो इसमें रखा, ये बात तो ठीक है, लेकिन देखो लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों डोबनाइनर ने भी बताया था और न्यूलैंड ने भी बताया। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं ना कि हाँ, जो डोबनाइनर ने बताया था वो न्यूलैंड में भी है। और देखो उन्होंने ये कैल्शियम के बारे में बताया और एसआर के बारे में बताया और बीए के बारे में बताया, तो शायद बीए तो इन्होंने नहीं रखा है, बीए को पता नहीं इन्होंने कहाँ रख दिया, बीए कहाँ रख दिए भैया, रखा ही नहीं क्या? हो सकता है इधर कहीं आगे रखा हो, या इस फिर मतलब रिटर्न होकर हो सकता है फिर बीए यहाँ पर आया हो, मे भी हो सकता है बीए फिर, क्योंकि ये 56 तो लिखे नहीं गए हैं ना, ये कितने हैं, 7 तिरका के 7 चौके 28 29 30 31 32 33 34 34 ही है अभी, तो हो सकता है बीए यहाँ आया हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, डोबनाइनर्स में जो बताया था वो न्यूलैंड्स के अंदर भी है, मतलब न्यूलैंड्स ने उनकी बात मानी थी, ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की डिस्कस करेंगे। तब तक इतना आप लोग रिवाइज कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताते रहिए आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।